Hello everyone and welcome to the second episode of Nationalism in India. So मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू करेंगे। मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर कर लें। संग में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। So in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahi need to be properly trained. ठीक है। So मैंने पिछले में डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ किया था। ठीक है। तो महात्मा गांधी को लगा कि मूवमेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है और सत्याग्रही को ठीक से ट्रेन करना कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये मूवमेंट विड्रॉ करेंगे। बेसिकली एक चौरी चौरा भी रीजन था। कई बार वो 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है। In the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial council. ठीक है। तो कांग्रेस में भी काफी लोग थक चुके थे मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हुए, और वो प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। had been said by the Government of India Act 1919. So Government of India Act के जो प्रोविंशियल इलेक्शन का प्रोविजन था, उसके जरिए लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। अब लोगों का यह कहना था कि हमने बाहर से तो बहुत अपोजिशन कर लिया, अब हम विद इन काउंसिल ऑल्सो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर हम इलेक्ट हो जाते हैं तो हम पार्लियामेंट में भी ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैंने रेड कलर से मार्क किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने रीजंस में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अब सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आता है। स्वराज पार्टी वॉज फाउंड बाय होम, ठीक है, बहुत सारे नाम दिए होंगे जिसमें से एक सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का भी नाम है। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया, इनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है। एंड ये चाहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस हम रिटर्न हो। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी फॉर्म की थी। ये पार्टी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई थी, फेल हो गई थी। ठीक है। बट यंगर्स लीडर्स, उसी टाइम में कुछ यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब याद रखना, जवाहरलाल नेहरू थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो रेडिकल मास एजिटेशन में बिलीव करते थे। वो नहीं, वो बोलते थे नॉन कोऑपरेशन करना, बायकॉट करना, इन सब से हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। हमको कुछ रेडिकल काम करना होगा। रेडिकल मीन्स एक्सट्रीम टाइप का काम करना होगा जिससे हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी। In such a situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. तो 1920s को जो लेट में थे, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को शेप किया। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है। तो लेट 1920s में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया। ठीक है। सो इकोनॉमिकली चारों तरफ, इसी को हम कोरिलेट करते हुए हम चैप्टर प्रोसीड भी करेंगे। ठीक है। सो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया, काफी प्रॉब्लम्स हो गई। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिरने लगे। ठीक है। 1926 तक, धीरे धीरे 1930 तक आते तक पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenues। अब एग्रीकल्चर के प्राइसेस तो काफी गिर गए थे। ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने जो एक्सपेक्ट किया है वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि जो पीजेंट्स थे, ठीक है, उनको अपना जो क्रॉप था वो बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया। जब वो क्रॉप नहीं बेच पाएंगे तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे, तो रेवेन्यू का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। बाय 1930s द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। ठीक है। कंट्री में बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे थे, लोग काफी परेशान थे। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। Okay, अब इसी तो सोचो, मतलब चारों तरफ डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और जो स्टेट्यूटरी कमीशन था इंग्लैंड में, वो टॉरी गवर्नमेंट के अंडर में साइमन कमीशन लेके इंडिया में आता है।
अब मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट साइमन कमीशन करके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, वो टॉरी गवर्नमेंट करके आया है, ठीक है। तो अभी हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, आंसर इजीली लिखा जा सकता है। Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitution system in India and suggest changes. So जो basically जो ये टॉरी गवर्नमेंट थी, ये लेके आए थे द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसकी वो फंक्शनिंग को देखेंगे और कुछ चेंजेस करेंगे, सजेस्ट चेंजेस करेंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑल वाइट कमीशन। साइमन कमीशन था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Simon go back." जैसे ही वो इंडिया में आया साइमन कमीशन, उसको सब लोगों ने ब्लैक फ्लैग दिखाया और बोला साइमन गो बैक। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सब ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया डेमोन्स्ट्रेशन में और मुस्लिम लीग ने भी। लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 a vague offer of dominion status। जो डोमिनियन स्टेटस हम 1919 में मांग रहे थे, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो लॉर्ड इरविन ने वो हमको 1920 में 29 में देने का प्रपोजल किया। सो महात्मा गांधी ने इसको रिफ्यूज कर दिया, सबने रिफ्यूज कर दिया। लोगों ने कहा ऐसे बेसिकली कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, बुक में नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है वो चेक जिसकी डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी। हमने मांगा कब था, आप 10 साल बाद दे रहे हो, हमको नहीं चाहिए। For Indians in an unspecified future and the round table conference to discuss a future constitution। अब वो बोलता है इंडियंस को कि आप जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करो और इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करो। दिस डिज नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, द रेडिकल विद इन द कांग्रेस led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose become मोर असर्टिव, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो और असर्टिव हो गए। उन्होंने बोला हम ये नहीं करेंगे, हम बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, ठीक है। हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाए। द लिबरल एंड द मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। So, in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India। अब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है। याद रखना हर साल कांग्रेस का सेशन होता था और हर साल कांग्रेस के सेशन में कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता था। तो 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 से वी वुड बी सेलिब्रेटिंग एज द इंडिपेंडेंस डे। हर साल 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम बहुत बड़े फिगर नहीं थे, ठीक है। लोग उतना जानते नहीं थे जवाहरलाल नेहरू को। तो जब उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 से हम एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट एज ए इंडिपेंडेंस डे, बड़े कम लोगों का रिस्पॉन्स आया। और जब महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो मूवमेंट शुरू हो रहा है इसमें काफी लोग पार्टिसिपेट करें, तो उन्होंने सोचा कि इस चीज को हम मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक सॉल्ट मार्च का प्रपोजल लेके महात्मा गांधी आते हैं। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े फिगर हो जाए, जिनके एटलीस्ट जो उन्होंने कॉल किया है सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब उसको वेलकम करें, तो वो एक कॉन्क्रीट इशू को हो जाए, जिसके लिए फिर वो सॉल्ट मार्च का प्रपोजल लेके आते हैं, ठीक है। सॉल्ट मार्च शुरू करने से पहले मैंने कहा था साइमन कमीशन से हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में और अलग अलग क्वेश्चंस का उन्होंने लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिए, ठीक है। Who was Simon Commission? How was Simon Commission greeted in India in 1928? Explain. ये 2 marker question आ सकता है। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with Simon go back. ठीक है।
All parties including Congress and Muslim League participated in the demonstration. याद रखना 2 मार्कर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। सो एक तो हम साइमन गो बैकअप दे देंगे पॉइंट, सेकेंड दे देंगे ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूट स्टेटरी कमीशन इन 1927, एक्सप्लेन। साइमन कमीशन डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है। सो टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, a statutory commission was set up in response to the nationalist movement, जो country में जो movement चल रहे थे. It was to manage the effect of worldwide economic depression and agriculture depression in India. वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, जो एग्रीकल्चर डिप्रेशन चल रहा था, उसको मैनेज करने के लिए ये लेके आए थे. द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्टेड चेंजेस. उन्होंने कहा था कि हमारा जो मेन मोटिव है टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखेंगे, कुछ चेंजेस सजेस्ट करने होंगे तो हम कुछ चेंजेस भी सजेस्ट करेंगे. ये है एक और है, वो लास्ट पेज पे है क्वेश्चन. मैं अभी लेके नहीं जा रही हूँ लास्ट पेज पे, हम जब लास्ट में डिस्कस करेंगे तो वो फिर से डिस्कस करेंगे. साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैंने लास्ट पेज पे डाला है बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था. अब शुरू करते हैं सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च शुरू करते हैं. महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट जो है एक ऐसा सिंबल है जो पूरी कंट्री को यूनाइट कर सकता है. याद रखना, देखो सॉल्ट एक ऐसी चीज है, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, हम सब खाते हैं सॉल्ट. इट्स अ बेसिक थिंग, बेसिक नेसेसिटी है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो. तो महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल सिंबल है जिससे मैक्सिमम लोग जो हैं इस मूवमेंट में जुड़ेंगे. So on 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demand. अब वो महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो लॉर्ड इरविन था, वायसरॉय था, उसको करीब एक लेटर भेजते हैं और अपने 11 डिमांड्स रखते हैं अपने सामने. ठीक है, सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल डिमांड्स थे. ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू पीजेंट्स. कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की डिमांड थी, कुछ पीजेंट्स की डिमांड थी, पुअर फार्मर्स के डिमांड्स थी. द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. इन सारों डिमांड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो सॉल्ट टैक्स को लेके थी. ठीक है, जो 11 डिमांड्स रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके थी, कुछ पीजेंट्स को लेके थी, कुछ सॉल्ट टैक्स को लेके थी. जो मेजर डिमांड थी वो सॉल्ट टैक्स को लेके थी. Salt was something consumed by rich and poor alike and it was one of the most essential item of food. हम सब जानते हैं salt जो है most essential item है हमारे खाने का और हर आदमी कंज्यूम करता है, आप चाहे अमीर हो चाहे आप गरीब हो. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. महात्मा गांधी ने कहा कि ये ब्रिटिश का सबसे ऑपरेसिव फेस है. ठीक है, एक ये एक बेसिक चीज है और इस पर टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है. महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम. ठीक है, एक तरह का ये अल्टीमेटम था, एक तरह का हम कह सकते हैं उसको ऑर्डर था लॉर्ड इरविन को. इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th of March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. महात्मा गांधी ने टाइम दिया था, उन्होंने कहा कि अगर 11th of March तक हमारी ये 11 डिमांड्स हैं फुलफिल नहीं होंगी तो मैं एक नेशनल वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा. इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. इरविन को लगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, महात्मा गांधी खाली मुझे डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा. So महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhi Ashram in Sabarmati to the Gujarat coast town of Dandi. प्लीज याद रखना स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, डांडी से साबरमती लिख देते हैं जो कि गलत है. डांडी था वो कोस्टल एरिया था, साबरमती उनका आश्रम था. तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने 78 फॉलोअर्स को लेके मार्च शुरू करते हैं. करीब 240 मील का ये मार्च था और महात्मा गांधी अपने आश्रम साबरमती से डांडी तक का मार्च शुरू करते हैं. ये करीब 24 डेज 10 माइल्स रोज करके वॉक करते हैं. ठीक है, 24 डेज तक ये वॉक करते हैं अपने फॉलोअर्स के संग और करीब 10
कंपाइल रोज करते हैं। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped. जहां भी चलते हुए महात्मा गांधी रुकते थे, लोग आते थे उनको सुनने के लिए। And he told them what he meant by स्वराज, ठीक है, and urged them to peacefully defy the British. उन्होंने बताया कि मेरा स्वराज का जो है बेसिकली मतलब क्या है, और उन्होंने कहा कि आप पीसफुली जो ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बायकॉट करो। ऑन 6th of April he reached दांडी। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी क्या करते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं। एंड सेरेमोनियली वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। वो एक सी वाटर उठाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, वाटर एवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट बच जाता है। एक सेरेमोनियली, बेसिकली बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं बनाते हैं, सेरेमोनी, ये सेरेमोनियली है कि हम दिखाने के लिए कि हम जो है सॉल्ट लॉ को बायकॉट कर रहे हैं। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका मैंने आंसर लास्ट पेज पे दे रखा है। जो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, तो मैंने इसको लास्ट पेज पे दिया हुआ है। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज cooperation with the British as they had done in 1921, but also to break the colonial law. अब 1921 में लोगों को कहा क्या गया था कि आप बायकॉट करो, अब ब्रिटिश से कपड़े पहनना बंद करो, उनको लॉ, यहाँ पे जो एडिशनल था, ठीक है, ब्रेक कॉलोनियल लॉ। नॉन कोऑपरेशन में महात्मा गांधी ने लॉ ब्रेक करने के लिए कभी नहीं कहा था, बट सिविल डिसोबीडियंस में वो बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ लॉ। Thousands in different part of the country broke the salt law. जैसे ही महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पूरे के पूरे कंट्री में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, तब सॉल्ट बनाते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री थी उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ, कुछ चीजें अगर देखोगे तो सेम है। फॉरेन क्लॉथ वॉज बायकॉटेड, वो नॉन कोऑपरेशन में भी था। लीकर शॉप वो पिकेटेड, वो नॉन कोऑपरेशन में भी था। पीजेंट्स रिफ्यूज, ये थोड़ा सा एडिशनल है, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने बोल दिया कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्स भी जो था, जो गांव में चौकीदारी थे, वो जो उनको टैक्स देना होता था, उन्होंने बोला हम चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो गांव के पटवारी और ये सब थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉ। अब फॉरेस्ट पीपल के लिए क्या था कि आप अपने कैटल्स को जंगल में नहीं भेजोगे ग्रेजिंग के लिए, तो लोगों ने क्या किया, अपने कैटल्स जंगल में भेजने शुरू कर दिए। गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल आल्सो। सो बेसिकली जो एडिशनल है सिविल डिसोबीडियंस में, वो ब्रेकिंग ऑफ कॉलोनियल लॉ है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ब्रेकिंग ऑफ कॉलोनियल लॉ नॉन कोऑपरेशन में नहीं है, बट सिविल डिसोबीडियंस में लॉ ब्रेकिंग ऐड होता है। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब इरविन को डर लगने लगता है, ठीक है, तो धीरे धीरे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू करता है। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मेनी प्लेसेस। अब जैसे जैसे कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट होते हैं, लोगों में झगड़े होते हैं। खान अब्दुल गफार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. खान अब्दुल गफार खान को, जो महात्मा गांधी का फॉलोवर था, स्ट्रिक्ट फॉलोवर था, उसको अरेस्ट करते हैं अप्रैल 1930। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार एंड पुलिस फायरिंग। लोग पेशावर में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लोग गन फायर फेस करते हैं। मेनी पीपल डाइड। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। अब जब एक महीने बाद महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो शोलापुर पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं। म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइजेस ब्रिटिश रूल, दे अटैक। जो भी चीज ब्रिटिश को सिंबल थी, ब्रिटिश की सिंबल थी, चाहे वो लॉ कोर्ट थे, चाहे रेलवे स्टेशन थे, म्युनिसिपल बिल्डिंग थी, जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने सब पे अटैक किया। A frightened government responded with policy of brutal repression. अब गवर्नमेंट डरी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज शुरू किया। Peaceful सत्याग्रही were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. ठीक है, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, पीसफुल सत्याग्रही थे उनको मारा। रिजल्ट हुआ कि करीब 1 लाख लोग थे वो जेल में थे उस टाइम।
In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement. अब देखो मूवमेंट फुल फ्लेज चल रहा है, ठीक है, चारों तरफ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टाइम पे महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं and entered into a pact with Irwin on 5th of March 1931. ये बहुत फेमस पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट। सो गांधी और इरविन में एक समझौता होता है 5th of March 1931 में, और महात्मा गांधी जो ये मूवमेंट है वो कॉल ऑफ कर लेते हैं। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। बेसिकली हिस्ट्री में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, थर्ड में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने खाली सेकंड में पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं लंदन जाने के लिए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और इरविन बोलता है, यहाँ बहुत कुछ दिया नहीं, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देती हूँ। इरविन बोलता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेल में हैं मैं सबको रिलीज कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा नहीं है। और इन्होंने बहुत सारे लोगों की, सत्याग्रहों की प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट की थी, तो उसको भी उसने रिलीज कर दिया। महात्मा गांधी लंदन जाते हैं दिसंबर 1931। गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ठीक है। जब ये लंदन पहुंचते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं। चारों तरफ सिख अपनी डिमांड रखते हैं, अंबेडकर अपना डिमांड रखता है, मतलब बहुत सारे वहां पे लड़ाई होने लगती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये काम तो हम इंडिया में भी कर सकते थे, मैं इतनी दूर लंदन इन चीजों के लिए थोड़े आया हूँ, तो बेसिकली इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करने के लिए आया हूँ। बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो वापस आ जाते हैं इंडिया में, ठीक है। ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जब वो वापस इंडिया में आते थे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने फिर से इंडियंस को मारना शुरू किया है और उनको जेल में डालना शुरू कर दिया है। गफार खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ इन जेल। सो खान अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी जेल में डाले जा चुके थे। तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैज बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट। मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए थे जिससे कि लोग डेमोन्स्ट्रेट ना करें, लोग सड़कों पे ना आए, लोग बायकॉट ना करें, ठीक है, मूवमेंट ना शुरू हो। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उनको बड़ी उम्मीद थी, महात्मा गांधी लंदन से लौटते हैं और फिर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. Okay, करीब 1 साल तक ये मूवमेंट चलता है। धीरे धीरे जो इसका मोमेंटम है ना, मतलब लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और फिर 1 साल बाद महात्मा गांधी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर हम आगे किसी टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि फायदा नहीं मैं फटाफट प्रोसीड करती जाऊं और फिर बीच में क्वेश्चंस हम स्किप करते हुए चले जाएं, ठीक है। सो ये वाला तो अभी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पैसेज में है। हम ये टॉरी गवर्नमेंट मैंने बता दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में भी साइमन कमीशन, द न्यू टॉरी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द साइमन कमीशन। तो अगर ये 5 मार्कर आता तो न्यू टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. Okay, तो इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए लोगों को ये जो कमीशन है वो पसंद नहीं आया, ठीक है। But they did not have a single member. When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan Simon Go Back. All parties including Congress and the Muslim League participated in the demonstration. So अगर देखोगे तो वो सेम ही चीज है, but थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से हमको ऐड ऑन करना है पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, how did the salt satyagrahi become an effective tool of resistance against British colonialism in India during 1930? Explain. बेसिकली हमको सॉल्ट सत्याग्रह एक्सप्लेन करना है। सॉल्ट सत्याग्रह ही पूछ रहा है तो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन, poor peasants against high revenue demand, the trade repressions and remittance of the rent also.
ठीक है। तो महात्मा गांधी ने पीजेंट्स की भी डिमांड रखी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी डिमांड रखी थी। उनको लगा कि सॉल्ट सबसे सॉलिड डिमांड है जो रखी जा सकती है। रिच पीजेंट्स हाई रेवेन्यू वांटेड रिविजन्स इन द रेवेन्यू डिमांड। जो रिच पीजेंट्स थे और वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड है उसको वापस रिवाइज किया जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन। ये बेसिकली आंसर जो आ रहा है ये नेक्स्ट पैसेज को कवर कर रहा है। अभी हम फिक्की मैं बताऊंगी फिक्की क्या है। ये वुमेन को भी कवर कर रहा है। सॉल्ट वाज मेड एन एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड रेलवे वर्कशॉप्स क्लोज डाउन। लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड आल्सो। ठीक है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने नेक्स्ट पैसेज के भी उठा के डाले हुए हैं। अभी मैं उसको डिस्कस करती हूँ तो हम इसको भी ऐड ऑन कर देंगे, तो दैट इजी हो जाएगा तुम लोगों को समझना। अदरवाइज थोड़ा सा ये वो हो रहा है। मैं फिर से आती हूँ इस पे, एक बार हम लोग फिर आएंगे इसको फिक्की वाला डिस्कस करते हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसका हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी ब्रॉट टुगेदर अ यूनाइटेड कैंपेन। ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह ऐसा था जिसमें कि पूरी के पूरे क्लासेस, ठीक है, इंडियन सोसाइटी जब आई थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन, सब ने पार्टिसिपेट किया। महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ विद द मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। महात्मा गांधी साबरमती से डांडी मार्च करते हैं और वो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करते हैं। Thousands others in different part of the country broke the salt law. जैसे ही महात्मा गांधी ब्रेक करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री 1000 लोग बार्ट्स ब्रेक करते हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बायकॉटेड एंड द लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड द फॉरेस्ट लॉ, जो हमने अभी किया। The different social groups participated. In the countryside, rich peasants and poor peasants were active in the movement. अब ये ऐसा था कि जिसमें रिच पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स सारे के सारे एक्टिव थे। द बिजनेस क्लास वर्कर्स ऑफ नागपुर एंड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट ऑल्सो। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे, बेसिकली ये जो पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, तो मैं अभी डिस्कस करूंगी और फिर वापस हम इस पे मैं तुमको लेके आऊंगी। सो जैसे जैसे ये मूवमेंट शुरू होता है, एक चीज याद रखना कि लोगों ने अगर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो हर किसी की अपना इंटरेस्ट था। बिजनेस क्लास अपने लिए लड़ रहा था, पीजेंट्स अपने लिए लड़ रहे थे, मतलब हर किसी की अपना इंटरेस्ट था। कंट्री के बारे में किसी को कोई वो नहीं था। ठीक है। So why did they join the movement? What were their ideas? What this did स्वराज mean to them? ठीक है। उनके लिए स्वराज क्या था। अगर बिजनेस क्लास ने इसने पार्टिसिपेट किया तो उनके लिए स्वराज क्या था। पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो उनके लिए स्वराज क्या था। उनका बेसिकली मोटिव सेल्फ था। ठीक है। In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of the Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. अब जैसे ही महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं तो पटीदार जो गुजरात के हैं वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जाट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स थे, इनको कॉमर्शियल क्रॉप्स थी मार्केट में बेचनी थी, और क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था तो इनके जो प्राइजेस मिल नहीं रहे थे। ठीक है। उतने अच्छे प्राइजेस नहीं मिल रहे थे उनको। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। अब उनकी कैश इनकम तो डिसअपियर हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिमांड था उनके लिए बहुत ही मुश्किल था पेमेंट करना। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजल्ट। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि रेवेन्यू तो हम पूरा का पूरा उतना ही लेंगे, चाहे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा हो, तुम्हारी क्रॉप बिक रही हो चाहे ना बिक रही हो। द रिच पीजेंट्स बिकम एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द। तो हमने बात किया यहाँ पे रिच पीजेंट कम्युनिटीज। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट द टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. इनके लिए स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस नहीं था इंडिया का, इनका यह था कि स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स रेवेन्यू रिड्यूस कर दे, उनको स्वराज मिल गया। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है 1931 में, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ये हमारा रेवेन्यू की डिमांड तो महात्मा गांधी ने बात ही नहीं की और उन्होंने मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया विदाउट द रेवेन्यू रेट्स रिवाइज्ड। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate.
उन्होंने कहा हमने जब पहले पार्टिसिपेट किया था हमारे रेवेन्यू के बारे में तो महात्मा गांधी ने बात नहीं की। जब महात्मा गांधी ने 32 में दोबारा शुरू किया तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। The poor peasantry were not just interested in lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from the landlords. ये तो रिच पीजेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स, पुअर फार्मर्स की। ठीक है, ये चाहते थे कि खाली रेवेन्यू डिमांड ही कम ना हो। ठीक है, अब उन्होंने जो अपने मालिकों से जो लैंड लिए हैं उसके भी रेंट्स कम होने चाहिए। As the depression continued and the cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. अब जैसे जैसे रेवेन्यू कम हो गए थे, उनके कैश इनकम कम हो गई थी, तो उनको रेंट देना अपने मालिक के लिए बहुत मुश्किल था। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। रेमिटेड मतलब होता है माफ कर देना। ठीक है, उनका ये कहना था कि हमको जो रेंट देना है अपने लैंडलॉर्ड को उसको माफ कर दिया जाए। सो उनका स्वराज हो गया। दे जॉइन अ variety of radical movement, often led by socialists and communists, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords. Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. जब ये मूवमेंट चल रहा था, इन्होंने सोशलिस्ट में भी, कम्युनिस्ट सबको, लेकिन कांग्रेस ने इनको सपोर्ट करने के मूड में नहीं थी नो रेंट के लिए। अगर कांग्रेस कह देती कि ठीक है भैया, पुअर पीजेंट्स अपने मालिक को कोई रेंट ही नहीं देंगे, तो रिच पीजेंट्स थे वो नाराज हो जाते कि उन्हीं के लैंड पे तो ये पुअर पीजेंट्स काम कर रहे थे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। इनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे और बहुत ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम पुअर पीजेंट्स की डिमांड एक्सेप्ट करेंगे तो रिच पीजेंट्स हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं अबाउट द बिजनेस क्लास। तो अब तो पुअर पीजेंट से रिच पीजेंट के बाद हम तीसरी जो कैटेगरी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया was a business class. Okay. During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profit and become powerful. बताया भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स थे वो बड़े ही रिच हो गए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप शूज बनाओ डिफेंस वालों के लिए, आप उनके कपड़े बनाओ, बहुत सारी चीजें इंडिया से खरीदना शुरू किया। तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे बड़े रिच हो चुके थे। ठीक है, वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वो वापस अपनी कंडीशन पे आ गए। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे और वो देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनकी बिजनेस को एक्सपैंड करने दे नहीं रहे हैं। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। अब उनका ये कहना था कि जो फॉरेन गुड्स बाहर से आ रहे हैं ना, उससे हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिले, एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। ठीक है, मतलब जो रुपये और स्टर्लिंग का जो डिफरेंस है वो उनके इंपोर्ट को उतना, बिकॉज हम अगर कुछ एक्सपोर्ट करते थे तो ब्रिटिशर्स इतना टैक्स लगाते थे फॉरेन कंट्री में कोई हमारा सामान ही ना खरीदे। सो रिजल्ट था कि उनको बोला कि रेशियो जो है ना, रुपये और स्टर्लिंग का जो रेशियो है इसको भी कम किया जाए। ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने बिजनेस वालों के इंटरेस्ट को उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। ये मार्किंग स्कीम में बार बार आ रहा है, फिक्की, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। In 1927, led by prominent industrialists like Purushottam Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over Indian economy. मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम दे रखा है बुक में, पुरुषोत्तम ठाकुर दास। ठीक है, याद रखना क्योंकि ये आएगा मार्किंग स्कीम में, हमको इनको लिखने पड़ेंगे नाम। ठीक है, सो पुरुषोत्तम ठाकुर दास जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पर नहीं होने दे रहे हैं। जीडी बिरला भी अटैक करते हैं, ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके बैठा हुआ है, हमको आगे प्रॉस्पर होने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस। सो इनका अपना इंटरेस्ट था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स इनको छूट दे दें, इनको बिजनेस करने दे दें, इनको इसी चक्कर में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो। अब जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने जो महात्मा गांधी और इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिकॉज आप कभी मूवमेंट चलाते हो तो आपको पैसों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियली भी इसको असिस्ट किया, काफी पैसे दिए मूवमेंट के लिए कांग्रेस को। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
इनका मतलब था स्वराज का कि जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं बिजनेस पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे और हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई एंड बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। उनको लगा महात्मा गांधी ने तो हमारे बारे में बात ही नहीं की। देवर एप्रीहेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। उनको लगता था कि हो सकता है हम दोबारा मिलिटेंट एक्टिविटी इंडिया में शुरू हो जाए एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ कांग्रेस। उनको लगा कि कोई फायदा नहीं है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो हमने तीन डिस्कस कर लिए, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स एंड द बिजनेसमैन। अब तो थर्ड आता है, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर। अब आते हैं चौथी कैटेगरी इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट बहुत नहीं किया एक्सेप्ट नागपुर। नागपुर एक ऐसी सिटी थी जहां से कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड लो। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज हो गए, कांग्रेस को फाइनेंस करने लगे, तो वर्कर्स ने अपने को दूर कर लिया। बट उनको मालूम था देखो एक ही चीज हो सकती, या तो कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करे या वर्कर को सपोर्ट करे। वर्कर को सपोर्ट करेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करेगी तो वर्कर नाराज हो जाएंगे। ठीक है, so, but in spite of that, some workers did participated in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the idea of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their movement against low wage and poor working condition. So, कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, लो वेजेस और पुअर कंडीशन के बारे में भी बात की। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। इन रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 में और डॉक वर्कर जो शिप्स पे काम करते हैं उन्होंने स्ट्राइक की 1932 में। 1930 thousands of workers in छोटा नागपुर इन माइंस वोर गांधी कैप। ठीक है, जो छोटा नागपुर के जो वर्कर थे माइंस में काम करते थे उन्होंने गांधी वाली कैप भी पहनी। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड। कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को इंक्लूड करने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं थी। ठीक है, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको लगा कि अगर हम वर्कर्स की डिमांड एक्सेप्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमको छोड़ के चले जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन ने कितना पार्टिसिपेट किया ना। अब तो हमने बात कर ली, ये पांचवा है, दैट इज वुमेन। During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their home to listen to him. They participated in protest march, marched, manufactured salt, pitted foreign cloth and liquor shops. Many went to jail in urban areas, though these women were from high caste families. ठीक है, जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो लेडीज ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट किया। ठीक है, और पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स के सामने बैठी, लिकर शॉप्स के शटर गिरवाए। इन अर्बन एरियाज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। बट याद रखना कि जितने भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया ये सारी की सारी हाई कास्ट फैमिली को बिलोंग करती थी, रिच फैमिली से थी। ठीक है, जैसे ही महात्मा गांधी ने शुरू किया ये लेडीज आगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मगर महात्मा गांधी लेडीज के पार्टिसिपेशन में बहुत फेवर में नहीं थे। ठीक है, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर टू बी गुड मदर एंड गुड वाइफ, लाइक हिटलर की तरह। पढ़ा याद होगा अगर क्लास 9th में हमने पढ़ाया था। तो रिजल्ट है कि महात्मा गांधी उनको पता था कि लेडीज को गुड वाइफ होना चाहिए, गुड वुमेन होना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उनको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position. ठीक है, काफी दिनों तक कांग्रेस इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि वुमेन पार्टिसिपेट करे कांग्रेस किसी भी मूवमेंट में और उनको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन भी दी जाए। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, लेकिन इनका सिंबॉलिक प्रेजेंस ही काफी है, इनको पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931? ठीक है, तो याद है मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ किया था बिकॉज वो लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए।
ठीक है। यहाँ ड्यू टू वॉयलेंट क्लैशेस एंड रिप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स ऑन सत्याग्रही गांधी इरविन पार्क, Gandhiji consented to participate in a round table conference in London. The government agreed to release the political prisoners. ठीक है, गवर्नमेंट एग्री हो गए कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हम रिलीज कर देंगे। अब fifth point है, a frightened government responded with policy of brutal repression. The peaceful satyagrahi were attacked, women, children were beaten and about 1 lakh people were arrested. करीब 1 लाख लोग थे इस टाइम पे, वो जेल में थे। तो ये पॉइंट्स आएगा, ये अगर हम आंसर लिखेंगे तो। अब ये जो है, mention the view of the Federation of Indian Chamber of Commerce and the industries towards the civil disobedience movement. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ क्या नजरिया था और क्या था, ठीक है। सो इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस से they now reacted against colonial policies that restricted business activities, wanted protection against import of foreign goods. They wanted protection in rupee sterling foreign exchange. They formed the Indian Industrialist and Commercial Congress in 1920 and FICCI. Prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das, and G.D. Birla participated in the movement. They criticized colonial control over the Indian economy. They supported the civil disobedience movement. They gave financial assistance. They refused to buy or sell imported goods. So तुम्हारे पास करीब 9 points हैं, कोई 6 या 7 कर लेना हो जाएगा, ठीक है। 9 के 9 पॉइंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो मैं डिस्कस करूंगी ये है, वाई हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, बार बार इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द मर्चेंट करके आ रहा है। आंसर सेम है, जो नीचे आंसर था वो भी यहाँ पे भी वही आंसर है, थोड़ा सा वर्ड की डिफरेंस होगी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि समझ में आना चाहिए कि मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन चेंज होते हैं, आंसर सेम रहते हैं, ठीक है। नीचे फिर यही है, व्हाई डिड द इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्री सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है। सॉल्ट मार्च हम कर चुके हैं, इसमें बता रहे थे मैं सॉल्ट मार्च में, जैसे फिक्की इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम फिक्की, ठीक है। जिन्होंने ये नेक्स्ट टॉपिक का पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, कई बार ये कर देते हैं कई बार नहीं करते हैं, डिपेंड करता है इन पे। सो the Congress was reluctant to include the demand of the industrial workers in its program of struggle. Okay? मैंने बताया था कांग्रेस इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती थी, ठीक है, बिकॉज आप एक ही की डिमांड एक्सेप्ट, या तो इंडस्ट्रियल ओनर्स की डिमांड कर लो या वर्कर्स की डिमांड, वर्कर्स की करोगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाएंगे, वो बहुत हेल्प भी कर रहे थे, तो इसीलिए कांग्रेस रिलक्टेंट थी, कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि वो किसी वर्कर की डिमांड को एक्सेप्ट करे। द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस बट द वर्कर्स स्टेड अलूफ, कांग्रेस फेल्ट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। एलिनेट मीन्स अगर हम वर्कर की डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमको छोड़ के चले जाएंगे, इट वुड डिवाइड इट्स एंटी इंपीरियल फोर्सेस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी वीकेंड ऑल्सो। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट गए तो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये यहाँ पे मैं इसलिए क्वेश्चन दिखाने के लिए आई हूँ, ये एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में अलग से आ जाएगा। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल classes and groups, give reason for the participation of the following, ठीक है, rich peasants, poor peasants, business class, industrial, working class and women। हमको क्या करना होगा, या तो वो स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, तो रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया था मैंने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि उनको एटलीस्ट कंसेशन मिल जाएगा। पुअर पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेंट, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ज्यादा अच्छा होगा और इजी भी हो जाएगा। द बिजनेस क्लास पार्टिसिपेटेड बिकॉज चाहते थे अपना बिजनेस प्रॉस्पर हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर चाहते थे कि उनकी इंडस्ट्रीज में काफी सहायता मिले और उनको मिले, ठीक है। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया बिकॉज दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट।
प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स। मैंने इसलिए दोनों के कलर भी अलग कर दिए, नीचे साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन अलग है, और ये जो हमारा 5 पॉइंट करके आंसर क्वेश्चन आया है, ये पांचों के पांचों अलग आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है या फिर एक जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन राइट इन अ कमेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में लिख देना, मैं उसको कोशिश करूंगी आंसर करने की। अब हम आते हैं, अगला इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। लिमिट मतलब उसमें क्या क्या कमियां थी, लोग कुछ लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, ठीक है। सो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। वन सच ग्रुप वाज द नेशनल नेशंस अनटचेबल्स, ठीक है ना। जो दलित थे उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत खुल के नहीं किया। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हिंदू क्लास, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, हम कई बार कुछ लोगों को चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत दिनों तक जो दलित की जो डिमांड्स थी ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उनको यह था कि शायद ये लोग नाराज हो जाएंगे, जो कंजर्वेटिव हिंदू क्लास है वो कभी पसंद नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी ने फिर उनको उनके उनके डिमांड्स को सपोर्ट नहीं किया। ही कॉल्ड अनटचेबल्स एज अ हरिजन्स, ठीक है। जो महात्मा गांधी जो थे वो अनटचेबल्स को हरिजन के नाम से बुलाते थे, और फिर उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एड्रेस किया और बोला कि अगर हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो अगले 100 सालों तक हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाली नहीं है। सो हमको अनटचेबल्स को अपने संग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, और उनको भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाना होगा। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम। महात्मा गांधी ने बहुत सारी चीजें की अनटचेबल्स के लिए। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, इनको टेम्पल में एंट्री की परमिशन दी, एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड, स्कूल्स। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। उन्होंने खुद भी टॉयलेट्स क्लीन किए, जैसे कि जो ये करते हैं तो इनको आप अनटचेबल मत बोलो, इनको बराबर लाओ। एंड परसुडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने अपर कास्ट को बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको छोड़ो, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी के जो सिन है इसको छोड़ो और सबको बराबर लेके चलो। दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, ठीक है। कुछ जो लीडर्स थे अनटचेबल्स के, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज, ठीक है। उनको लगा कि अगर हम धीरे धीरे इन दलित को अगर पॉलिटिकल पावर मिलेगी तो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चक्कर है ना वो कम हो जाएगी। दलित participated in the civil disobedience movements were therefore limit, बहुत ही कम। महाराष्ट्र और नागपुर रीजन से था, particularly in महाराष्ट्र and नागपुर region where their organization was quite strong, यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे प्लेसेस से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पे आते हैं कि बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930 क्लैश विद महात्मा गांधी, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैंने बताया था कि जब महात्मा गांधी लंदन गए थे तो बी आर अम्बेडकर भी थे, जिनसे इनका काफी क्लैश हुआ, ठीक है। सो उन्हें दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था दलित के लिए। मार्क कर रही हूँ, कई बार 1 मार्कर में ये आ सकते हैं। हु हैज मेड डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast unto death. जो अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन की मांग की तो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली, तो महात्मा गांधी ने फास्ट रखना शुरू किया। He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into society. उन्होंने कहा कि अगर हम दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट करेंगे ना, हमारा जो इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी का चक्कर है वो बहुत स्लो हो जाएगा। सो वो मनाते हैं अंबेडकर को और अंबेडकर मान जाते हैं। फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर में एक पैक्ट होता है, एक समझौता साइन होता है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट 1932। इट गेव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट्स मिलती हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट जनरल इलेक्शन में,
ठीक है, जनरल इलेक्शन होगा जहां पे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और जहां से ये लड़ेंगे. दलित मूवमेंट however continue to be apprehensive of the Congress national movement. दलित हमेशा ये सोचते थे कि शायद उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होंगी. तो ये तो बात हो गई दलित की. अब बात आती है मुस्लिम्स की. ठीक है, मुस्लिम्स का ये क्वेश्चन करके आया है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर ल्यूक वॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस. मतलब बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया था मुस्लिम्स ने. ठीक है, वो अपने को कांग्रेस से अलग समझते थे, कांग्रेस को वो हिंदू पार्टी मानते थे. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा. कांग्रेस थोड़ा हिंदू महासभा के संग काफी क्लोज हो गई थी, तो उनको लगता था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है. फिर उनके रिलेशन, हिंदू और मुस्लिम्स के रिलेशन काफी खराब हो गए थे. ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद militant favor, provoking Hindu-Muslim communal clash and riots in various cities. जगह जगह दंगे होते थे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स में. Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. कोशिश होती है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में री अलायंसेस की, ठीक है, और लगता है कि शायद सक्सेसफुल हो भी जाएगा. द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली. ठीक है, दैट वर टू बी डिक्लेयर्ड. अब फ्यूचर में जो असेंबली होगी उसमें मुस्लिम्स को कितने जगह मिलेगी, कितनी सीट्स मिलेगी, और हिंदुओं को कितनी सीट्स मिलेगी. Muhammad Ali Jinnah, one of the leader of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to the population in Muslim-dominated provinces. अब जिन्ना बोलता है कि मैं ठीक है रिजर्व की डिमांड को छोड़ देता हूँ, ठीक है, गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टरेट, कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टरेट नहीं होगा जैसे कि अंबेडकर बोल रहे थे, मगर उनको एश्योरेंस देनी पड़ेगी रिजर्व सीट्स की इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस. कुछ प्रोविंसेस उस टाइम में ऐसे थे जहां पे मुस्लिम्स डोमिनेंट थे, जैसे आज की जगह जो बांग्लादेश है, उस टाइम में वो ईस्ट बंगाल हुआ करता था, उसमें मुस्लिम्स प्रोमिनेंट थे. सिंध वाले एरिया में मुस्लिम्स प्रोमिनेंट थे. तो उसने कहा कि यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम प्रोमिनेंट है वहां पे मुस्लिम्स को ज्यादा सीट्स देनी होंगी. Negotiations over the question of representation continued, but all hope resolved the issue. All the parties' conference disappeared when Mr. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts are compromise. जयकर जो है वो अपोज करते हैं कि नहीं, हम मुस्लिम्स रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके जो ओवर पॉपुलेटेड वाले एरिया उसमें नहीं करेंगे. तो रिजल्ट होता है कि इन दोनों में समझौता नहीं हो पाता है. कुछ लोगों ने ये भी बोला, जैसे ब्रिटिशर्स हमेशा बोलते थे मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, हम जब इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो मुस्लिम्स इंडिया में रह नहीं पाएंगे. ठीक है, तो वही चीज बता रहा है. मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया. काफी वो कहना था कि हम माइनॉरिटी हैं, ठीक है. द फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी. उन्होंने कहा कि हमारे जो कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, वो खो जाएगी बिकॉज ये कंट्री तो हिंदू मेजोरिटी लोगों का है. तो ये भी रीजन था. ठीक है, सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू करने से पहले हम जरा एक क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लें फटाफट. ये है ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मुस्लिम्स था, उनका बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स क्यों नहीं था. ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. From the mid 1920s, the Congress came to be visibly associated with openly Hindu religious national groups. A relation between Hindu and Muslims worsened, it resulted in clashes. Even riots widened the gap between the Hindu and Muslim. In 1927, it appeared to unite but failed due to the difference over future representatives in the assembly. So, बुक में एक्सप्लेन किया वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आओ तो यहीं से आंसर लर्न कर लेना. ठीक है, सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिक जैकर और ये सब करके नहीं होगा, एक सिंपल सा आंसर है, लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट. अब अंबेडकर और महात्मा गांधी में जो पैक्ट साइन होता है, ठीक है, गिव डिप्रेस्ड क्लासेस known as scheduled caste reserve seats in the province and central legislative council. They were to be voted in the general elections. The act came into force due to Gandhiji fast unto death.
Ambedkar ultimately accepted Gandhi ji stand और गांधी जी डिमांड. ठीक है. Uh, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement with great apprehension. जब महात्मा गांधी लंदन से लौटते हैं तो दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं. ठीक है. Um, in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were jailed. Congress had been declared illegal. मैं सारा बता चुकी हूँ. A series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycott. रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने बता दिया है. यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है. यहाँ से रीड आउट करना क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी करना, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाने वाली है. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. How did the people belonging to different communities, region or language group develop a sense of collective belonging in the 19th century? कि हम सब एक हैं, हम में कोई differences नहीं है. ठीक है. So collective belonging कैसे develop हुई उस टाइम में. मैं फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ. इससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में जो हम डिस्कस कर लेंगे. Nationalism spread when people begin to believe that they are part of the same nation. When they discover some unity that bind them together. Basically nationalism, जैसे हम romanticism हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था वैसे ही है. जब तक हम ये फीलिंग डेवलप नहीं करेंगे कि हम एक ही देश के लोग हैं, हम आपस में एक हैं, तब तक नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज नहीं हो सकती है. ठीक है. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. जब हमने मिलकर संघर्ष किया तो ये फीलिंग नेशनलिज्म की आई. History and fiction, folklore and song, popular print and symbol all played a part in making nationalism. हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारे जो फिक्शंस थे, हमारे जो स्टोरीज थे, जो हमारे सॉन्ग्स थे, हमारे जो फोकलोर्स थे, इन्होंने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को एरोज किया. ठीक है. द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू सी इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइजेज इन अ फिगर और इमेज. जैसे जर्मेनिया थी, मैरियाना थी, वैसे ही हमने भी एक भारत माता की इमेज बनाई. ठीक है. इसको हमने एक नेशनल सिंबल बनाया जिसको कि सारे लोग मानेंगे. सो इट वाज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. प्लीज बुक में मार्क कर लो, ये एमसीक्यू में आता है. जो सबसे पहले भारत माता की जो इमेज बनाई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी. इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड. ठीक है. इन्होंने 1870s में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था और लेटर ऑन उनकी जो नॉवल थी आनंद मठ में, उसमें भी ये सॉन्ग इंक्लूडेड था. उसके बाद मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनिंद्रनाथ टैगोर painted his famous image of भारत माता. बाद में जो ये जो भारत माता की जो इमेज है ना एस्थेटिक वाली में, ये अवनिंद्रनाथ टैगोर ने इमेज जो है वो पेंट की है. Okay, she's calm, composed, divine, spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different form as it circulated in popular print. जैसे जैसे समय बीतता गया भारत माता की इमेज भी बदलती गई. ठीक है. कभी उनको चेन्स में दिखाया, कभी कुछ तरीके से दिखाया. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर. जो इंडियन फोकलोर्स थे, जो गाने थे, उसको भी रिवाइव किया. ठीक है. These tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside. अब हमने इंडियन फोकलोर को रिवाइज किया. ठीक है. लोगों जो उसमें गाया, उन्होंने कहा कि जो हमारी चीजें हैं, जो इंडिया की इमेज है वो करप्ट की है ब्रिटिशर्स ने. उससे पहले इंडिया की इमेज बहुत अच्छी हुआ करती थी. अब हम तुम्हें बता रहे हो कि वो जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था ऑटोमन एम्पायर में, काफी कुछ अगर हम उसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो हम ये चैप्टर बहुत इजीली कर लेंगे. इन बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेड, नर्सरी राइम्स, मिथ एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक. ठीक है. सो लोगों के लिए उन्होंने मूवमेंट आगे बढ़ाया. Revival. In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. उन्होंने भी इसको कंबाइन किया और पब्लिश किया. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन. जैसे स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा था, उसमें 3 कलर का एक फ्लैग डिजाइन हुआ था, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर हुआ करते थे. ठीक है. इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. 8 लोटस होते थे बीच में, जिसमें कि 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया होते थे. एंड a crescent moon representing Hindu and Muslim. By 1921, Gandhi ji had designed the Swaraj flag.
फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 1921 में स्वराज फ्लैग बनाते हैं, ठीक है, विद रेड ग्रीन एंड व्हाइट। सो रेड ग्रीन तो रेड एंड ग्रीन यहाँ पे येलो है, याद रखना यहाँ रेड ग्रीन और व्हाइट कलर बदल जाता है। हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर representing the Gandhian ideal of self-help, carrying the flag, holding it aloof during the marches become a symbol of defiance। आप जब भी फ्लैग लेके चलते थे, जिससे कि ब्रिटिश, इट्स अ सिंबल ऑफ अ डिफेंस कि हम ब्रिटिश रूल को बायकॉट कर रहे हैं। Another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। अब आप हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, हिस्ट्री को दोबारा एक्सप्लेन करोगे। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be थॉट अबाउट डिफरेंटली। अगर हमको लोगों में अपने कंट्री के लिए प्राइड डेवलप करना है तो हिस्ट्री को दोबारा नए तरीके से सोचना पड़ेगा। The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves। ब्रिटिशर्स बोलते थे इंडियंस पुराने विचारों वाले हैं, इनकैपेबल हैं, ये खुद शासन नहीं कर सकते हैं, ये बैकवर्ड हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है। इसके रेस्पॉन्स में उन्होंने नए तरीके से इंडियन हिस्ट्री लिखी, जिसमें लिखा कि हम कभी बैकवर्ड नहीं थे, कभी हम इलिटरेट नहीं थे, ठीक है, वर्ल्ड ने हमसे लर्न किया है, हम आज हमारी ये कंडीशन हुई है ब्रिटिशर्स की वजह से। So they wrote about their glorious development in ancient times when art, architecture, science, maths, religion, and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline when Indian was colonized। तो मैंने बताया कभी ऐसा समय था कि हमारा जीरो का कॉन्सेप्ट, हमारा डेसिमल का कॉन्सेप्ट सारा वर्ल्ड ने हमसे लर्न किया है, बहुत ही डेवलप थे। आज हम अगर बैकवर्ड हैं इट्स बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन की वजह से। तो ये होता है कि आप में एक तरह का प्राइड डेवलप करना, जिससे कि आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में गर्व हो और अपने देश को आजाद करने के लिए एक जज्बा हो अंदर से। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British। बेसिकली था कि हमारे जो मिजरेबल कंडीशन है ब्रिटिशर्स के अंडर में, तभी चेंज हो सकते जब ब्रिटिशर्स को उखाड़ के यहाँ से फेंक दे, ठीक है। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then the people of other communities felt left out। अब हमने क्या किया कि हमारा पास्ट, हमारा आइकन, हमने सब कुछ हिंदू से लिया, हिंदू रिलीजन है ये वो। रिजल्ट हुआ कि जो मुस्लिम्स थे दे फील एलिनेटेड कि हमारा तो कुछ इसमें कंट्री में देख योगदान ही नहीं है, हम बाहर वाले हैं। तो इससे लोगों को काफी दुख हुआ। अदरवाइज कई बार होता है ना, हम हिस्ट्री में बहुत गलतियां करते हैं और अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। अगर हमने खाली हिंदुज्म पे अगर वो ना किया तो शायद डिवीजन भी ना होता, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन ना होता। ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्रिप्स मिशन आता है, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी बोलते हैं ब्रिटिशर्स को कि आप भारत छोड़ो, ठीक है, बिकॉज जो जापानीज थे वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच चुके थे और वो अब इंडिया में एंटर करने वाले थे। तो महात्मा गांधी को लगा कि पहले तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, अब हम जापानीज के अंडर में हो जाएंगे। सो वो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं 8 अगस्त 1942 को कि आप भारत छोड़ो, ठीक है। और फिर वो डू और डाई का, करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेना, इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस आते नहीं है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लास्ट में डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का करते हैं, ठीक है। व्हाई इट वाज एसेंशियल, यहाँ से how did people belonging to different communities, region or language group develop a sense of collective identity belonging in the 19th century। आप डिफरेंट रीजन के हो, डिफरेंट ग्रुप के हो, तो मैं आपके अंदर में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप कर सकती हूँ। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज विद द इमेज ऑफ भारत माता। हम लोगों ने एक भारत माता की इमेज बनाई। फिर बता रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने भारत माता वंदे मातरम सॉन्ग लिखा। फिर उनकी नॉवल थी फेमस आनंद मठ। Moved by the Swadeshi movement, Abhinavanath Tagore painted Bharat Mata। Idea of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore, folk song। Okay. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed, reinterpreted of history that to instill a sense of pride in nation। उन्होंने दोबारा हिस्ट्री रिवाइज की जैसे कि लोगों में अपने नेशन के लिए गर्व हो, ठीक है।
why it was essential to preserve folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one past. हमको folk tradition, folklore को क्यों preserve करना होता है? The idea of nationalism was based on the revival of Indian folklore. Folk tales, folk song, and legends were sung by bards. Rabindranath Tagore collected ballads, rhymes, and myth. ठीक है, in Madras, Natesha Shastri published massive 4 volume. Folklore was considered as manifestation of people's real thought and character. को लगता था कि जो folklore है ना वो लोगों की real thought है, real character है, उनके real चीजें एक्सप्रेस करती हैं. मेनी इंडियंस ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन फोक हिस्ट्री. जो इंडियन की फोक हिस्ट्री थी लोगों में काफी प्राइड हुआ. तो ये जो फोर्थ और सिक्स्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ फोर्थ रविन्द्रनाथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ उसके ऊपर से कोई एक पॉइंट ले सकते हो जिससे तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन जो है, evaluate the contribution of folklore songs popular print in shaping the national during the so folklore folk songs print का क्या contribution है national movement में. History and fiction, folklore songs, popular print and symbols all played an important role in making of nationalism. कई बार हम क्वेश्चन को ही आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमें मार्क्स मिल जाते हैं. Identity of Indian came to be visually associated with the image of Bharat Mata. Then Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Vande Mataram. Idea of nationalism also developed through movement to revive Indian folklore also. ये है ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट बंगाल द फ्लैग डिजाइन वाज अ ट्राई कलर. वो ट्राई कलर जो फ्लैग था स्वदेशी मूवमेंट में हमने बताया कि रेड ग्रीन और येलो था, बीच में लोटस था और क्रेसेंट मून था. ये महात्मा गांधी, कई बार महात्मा गांधी के फ्लैग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 2 मार्कर आ सकता है. तो रेड ग्रीन एंड व्हाइट था, बीच में व्हील थी. गांधी एन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था, बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस. अब India, the growth of modern nationalism was intimately connected to the anti-colonial movement. So people began discovering unity in the process of. ये थोड़ा सा tricky question है. अगर by chance ये आता है ना तो उसको learn करना पड़ेगा. ये पूरी book का gist है. ठीक है. The sense of being oppressed under colonial provide a shared bond that tied many different groups together. अब उसमें ये था ना कि अगर हम सारे दबे कुचले गए, हम सबको ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया है, अगर हम ऐसा बोलते तो हम सारे आपस में एक तरह से जुड़ जाएंगे. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried of forge these groups together with one movement, symbol of nationalism like Bharat Mata and Vande Mataram. Anti-colonial movement like non-cooperation sales were direct against the British rule. ये लास्ट है, डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कोऑपरेशन. तो मैंने पहले भी बता चुका है, नॉन कोऑपरेशन मैंने यहाँ पे दे रखा और सिविल डिसोबीडियंस मैंने इधर दिया है. पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, foreign goods boycotted, liquor shops were picketed, foreign cloth burned. In many places, merchants and traders refused to trade on foreign goods. Students left the government jobs. Lawyers gave up their practices. यहाँ पे क्या है? People were asked to break colonial law. The countrymen broke salt law. Peasants refused to pay revenue and chowkidari tax. Village officials resigned from their jobs. Forest people violated forest rules and law. ठीक है. So ये है, प्लीज चैप्टर खत्म हो गया है. ठीक है, इसको एक बार देख लेना. अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना होगा तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसमें आंसर कर दूंगी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. प्लीज प्रिपेयर वेल, ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना. एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.